मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका सेकंड सेमेस्टर का या फिर अन्य कोई सेमेस्टर के विद्यार्थी और आपका इकोनॉमिक्स में पेपर होने वाला है। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, उससे संबंधित आपके सामने मैं कंप्लीट वन शॉट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपके सामने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर, चारों की चारों यूनिट है, उसका रिवीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ये जो सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं आपके सामने। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे और आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ यूनिवर्सिटी चैंपियन जो लिखा है इस पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ आओगे, अभी आपके सामने यहीं पर एक फाइल वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाओगे आप, आपको इंडियन सर्च करना है क्योंकि बाद में और फाइल देखने को मिल जाएंगी। तो आप जैसे इंडियन सर्च करोगे, इंडियन इकोनॉमी सेकंड सेमेस्टर की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। इसको आपको डाउनलोड करके फिर पढ़ लेना है। साथ के साथ अन्य जो वीडियो होंगे आपको इस टॉपिक से संबंधित, वो भी मैं इसी चैनल पे डालने वाला हूं, तो उसको जरूर से देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपन पहले नंबर क्वेश्चन से। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो ब्रिटिश शासन से पहले भारत की किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी, उसके ऊपर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करने हैं। ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? आत्मनिर्भरता। हम क्या थे, अगर ब्रिटिश, जब तक अंग्रेज भारत में नहीं आए थे उससे पहले जितनी भी सल्तनत काल थी, आपको पता है मौर्य मगध साम्राज्य हुआ करता था, जितने भी साम्राज्यों ने भारत की सल्तनत पे राज किया, उस समय इतना पैसा हुआ करता था हमारे पास कि हमें किसी और पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं रहना पड़ता था। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खनिज थे, धन संपदा थी हमारे पास, साथ के साथ हमारे पास हर वो वस्तुएं थी, मसाले हमारे भारत में हुआ करते थे, खनिज हमारे पास थे, हमें किसी और देश पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होना पड़ता था। अंग्रेज भारत में इनफैक्ट आए इसीलिए थे ताकि उन्हें जो व्यापार है, व्यापार के लिए जो कच्चा माल है, खनिज है, वो मिल सके। तो आप खुद समझ सकते हो कि जो अंग्रेज है, ब्रिटिश जो भारत है, वो कितना आपके सामने आत्मनिर्भर था। कृषि प्रधानता और कुशल हस्तशिल्प उद्योग थे। भारत के अंदर आपके सामने कृषि प्रधान देश था, जहां पर भारतीय लोगों के पास जमीन में अच्छी प्रकार से फसलें होती थी। साथ के साथ हमारे पास कुशल हस्तशिल्प उद्योग भी थे, मतलब अपने हाथ से कारीगरी करना भी जानते थे। पुराने समय के कितने भी मंदिर देख लो, वस्त्र उद्योग हो गया, जो आपके औजार बनाने हो गए, हम हर उस कला में निपुण थे जो कोई भी देश को चाहिए होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं लगभग आत्मनिर्भर थी, और कोई भी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की बात करें, वो लगभग क्या कैसी थी, एक दूसरे पर पूरी पूर्ण रूप से कैसी थी, आत्मनिर्भर थी। जहां कृषि का व्यवसाय था जो अधिकांश जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता था, और ये वहां पर क्या होता था, जहां पे लोगों का क्या मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि है, वो लोगों का मुख्य व्यवसाय था। वहां पर लोग क्या कृषि करते थे लोग, और आपस में जो किसी वस्तु की जरूरत होती थी तो कृषि के माध्यम से जो अनाज उत्पादित होता था उससे व्यापार भी हो जाता था। कृषि अधिकांश जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने का कार्य करता था, और कृषि से क्या होता था, लगभग हर प्रकार की जो जनसंख्या है उसको रोजगार भी मिल जाता था। कृषि के साथ साथ भारत में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योग भी देखने को मिलता था। भारत में सिर्फ कृषि पर ही आधारित उद्योग नहीं थे, बल्कि भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के जो हाथ करघा उद्योग भी, कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग भी देखने को मिलते थे, जिसमें भारत में अच्छी मात्रा में कपास होता था, तो सूती वस्त्र का उद्योग है, रेशम का उद्योग और मसाले। भारत भारत एक ऐसा देश था जहां पर हर प्रकार के मसाले उत्पन्न होते थे। हमारे चाय, आपके सामने जो मिर्च, लहसुन, इलायची, जो और जो अन्य प्रकार के जो मसाले होते हैं, सारे के सारे प्रकार के मसाले भारत में हुआ करते थे, और धातुओं का काम के लिए भी जाना जाता था। तो आपको पता है भाई, भारत के अंदर जो निर्मित हथियार हुआ करते थे, उसी से भारतीय लोग राजा क्या लड़ाई युद्ध किया करते थे। तो हमारे पास यहाँ पर जो हथियार बनाने का या फिर जो धातु है, उनसे चीजों का निर्माण करने का भी कौशल हमारे पास था। ये उद्योग उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण करते थे, और भारत एक ऐसा बाजार हुआ करता था जहां पर अच्छी क्वालिटी के जो प्रोडक्ट हैं उनका निर्माण होता था, उच्च गुणवत्ता के उत्पादकों का निर्माण हुआ करता था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग रहती थी। और जो भारत में उत्पादित चीजें होती थी वो सिर्फ भारत में उपयोग नहीं होती थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पूरी दुनिया के बाजारों में भारतीय जो वस्तुएं, उनकी भारी मांग देखने को मिलती थी।
व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। अगर आप कुल मिला के बात करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो आज हम ट्रेड डेफिसिट में है, मतलब आज हम क्या है, व्यापारी घाटे में है। लेकिन वो समय था जब भारत व्यापार के रूप में भी एक बहुत सफल देश था। और भारत कैसा कैसा देश कहलाता था? भारत एक सोने की चिड़िया के देश के रूप में कहलाता था। भारत एक ऐसा देश था जहां पर आपके सामने इतनी मात्रा में सोना पाया जाता था, इतनी हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत थी कि भारत को किस नाम से जाना जाता था? सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। मुद्रा का जो प्रचलन है वो सीमित था। भारत जैसे देश में मुद्रा है, पैसे है, जो आज के समय, आज जो वर्तमान समय में आप जो इकोनॉमी देखते हो वो मुद्रा पे चलती है, पैसों पे चलती है। उसका जो प्रचलन है वो भारत में बहुत कम देखने को मिलता था। बल्कि वस्तु विनिमय की जो प्रणाली थी, वस्तु विनिमय कैसे? अगर किसी इंसान के पास 10 किलो चावल है, वो क्या करता था? आपके सामने अगर उसको कपड़े चाहिए होते थे तो अपने परिवार के लिए कपड़े ले लेता था। समझ में आ गया? तो इस प्रकार की वस्तु विनिमय के व्यापार के आधार पे भारत में लगभग हर चीज हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि भारत में लोगों को पैसे की जरूरत ही नहीं थी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हर चीज भारत में हो जाती थी। पैसे की जरूरत आपको किसी दूसरी जगह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए होती है। पुराने समय की बात कर रहा हूँ, जब जनसंख्या इतनी नहीं हुआ करती थी, लोगों को इतनी चीजों का महत्व नहीं हुआ करता था। आज के समय तो हर चीज का महत्व है, जमीन का महत्व है, उद्योग का, सब लोगों के अंदर ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा कुछ करें जीवन में। पहले ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलती थी। ये अर्थव्यवस्था न केवल समृद्ध थी, भारत की जो अर्थव्यवस्था की बात करें वो न केवल समृद्ध थी, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से न सिर्फ आत्मनिर्भर थी, बल्कि विशिष्ट ग्रामीण संरचना और व्यापारिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थी। बल्कि किस चीज के लिए प्रसिद्ध थी? जो ग्रामीण, जो आप हमारे जो ग्रामीण दृष्टिकोण से जो संरचना देखने को मिलती है वो भी क्या थी? एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और व्यापारिक कौशल से भी बहुत बेहतरीन थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था वो पूर्ण रूप से क्या थी? आत्मनिर्भर थी। हमारे यहाँ पे रोजगार, कृषि, मसाले उद्योग, सूती वस्त्र हो गया, वो सब ना सिर्फ भारत में प्रचलित थे बल्कि विदेशों में भी प्रचलित थे। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब बढ़ते अपन अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगले वाला प्रश्न है, हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? इसको स्पष्ट रूप से पढ़िए। तो जो हरित क्रांति है उसने भारतीय कृषि पर किस प्रकार का प्रभाव डाला, इसको विस्तृत रूप से अपन पढ़ेंगे। हरित क्रांति जो 1960 के दशक में मध्य में शुरू हुई थी, मतलब जो मध्य जो देखने को मिलता है वहां पर आपके सामने शुरुआत होती है भारत के अंदर। मतलब 1965 के आसपास आपके सामने जो हरित क्रांति है वो देखने को मिलती है भारत में। भारतीय कृषि में अभूतपूर्व परिवर्तन लाए। पहले भारतीय कृषि है जो अंग्रेजों के कारण क्या हो चुकी थी? पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी। अंग्रेजों ने बार बार कर लगा के हमारी अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से चौपट कर दिया था। ना सिर्फ कर से चौपट किया था, बल्कि नील जैसी खेती या व्यापारिक खेती के अपने फायदे के लिए वो क्या करते थे? जो भारतीय जो कृषि है उसको उन्होंने अनुपजाऊ बना दिया था, उसको एकदम फर्टाइल बैरन लैंड बना दिया था, मतलब अनुपजाऊ जमीन बना लिया था। इससे क्या हो गया? भारत है जो एक कृषि प्रधान देश है, जहां पे लगभग जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती थी, वो उस देश के पास खाद्यान्नों की कमी हो गई और हमारी जो जनसंख्या है उसके पास क्या है? पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न नहीं थे और हम क्या करते थे? बाहरी देशों से, अमेरिका जैसे देशों से खाद्यान्न है वो इंपोर्ट, जो भारत में क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे आपके सामने। तो इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने क्या लेकर आई? हरित क्रांति, उसकी शुरुआत की जाती है 1965 के आसपास। इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि भारत को खाद्यान्न का जो उत्पादन है उसको आत्मनिर्भर बनाना। मतलब भारत में जो खाद्यान्न है, जिनका जो उत्पादन होता है, जैसे चावल, गेहूं और भी जो खाद्यान्न है, उनको भारत में क्या बनाया जाए? आत्मनिर्भर है वो पूर्ण रूप से बनाया जाए। सकारात्मक प्रभावों की बात करें, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। उच्च उपज वाले बीज होते हैं, हाई जो यील्डिंग वैरायटी वाले जो आपके सामने जो बीज होते हैं, ऐसे बीज जिनको आप बोने पे ज्यादा से ज्यादा अनाज का उत्पादन हो सकता है। मतलब आप ऐसे समझो, आप अपने घर पे नॉर्मल कोई आपने बीज बोया और एक आपने बाजार से लाकर कोई अच्छी कंपनी का बीज बोया, तो दोनों के उत्पादन में बहुत ज्यादा बड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले भारतीय हरित क्रांति, जो हरित क्रांति की शुरुआत में इसी चीज पर ज्यादा जोर दिया गया कि उच्च गुणवत्ता वाले किस्म वाले जो बीज होते हैं उनको भारतीय लोगों को दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके सामने उत्पादन देखने को मिले। क्यों? भारत में आपके सामने भूमि की कोई कमी नहीं थी, कृषकों की या किसानों की कोई कमी नहीं थी, कमी थी वो थी तकनीक की। तो इस तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत होती है, जहां पे उसके बाद में जोर दिया गया रासायनिक उर्वरकों का। भारत में प्रायतः पहले क्या हुआ करता था? पारंपरिक जो उर्वरक है, जैसे कि आपके सामने
गोबर की खाद है उसका उपयोग में लिया जाता था, या फिर और कोई नॉर्मली जिस इतना ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता था। अब तकनीक बदली, जो भारतीय जो आपके सामने जो जितनी भी मिट्टी है उसके अंदर नाइट्रोजन की खास करके कमी देखने को मिलती है, तो उसको दूर करने के लिए यूरिया जैसे जो आपके सामने खाद जो उर्वरक है उसको प्रचलित किया गया, लोगों को जागरूक किया गया कि आप जो रासायनिक उर्वरक हैं उनको पारंपरिक उर्वरकों के साथ उपयोग में लो, ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन क्षमता उसको बढ़ाया जा सके। साथ के साथ भारत जैसे देश में जहाँ जलवायु है वो बहुत ही उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, जहाँ पर कीट पतंगे भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो कीटों को और सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाया गया। आपके सामने जो नहर है उनका निर्माण किया गया सिंचाई के लिए, ताकि जिसके उपयोग से गेहूं और चावल है उसके उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। तो इससे क्या हुआ, आपके सामने मुख्य रूप से जो खाद्यान्न फसल है उसके उत्पादन पे ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया, जिसमें आपके सामने गेहूं और जो चावल है उसका उत्पादन में वृद्धि करना था, ताकि भारत कम से कम खाद्यान्न जैसी फसलों के लिए तो दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहे। और जो आपके सामने जो हरित क्रांति है वो भारत में बहुत ज्यादा सफल रहती है, और हम खाद्यान्नों पर पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो जाते हैं। किसानों की आय में वृद्धि, विशेषकर बड़े और मध्यम दर्जे के जो किसान है उनकी आय बढ़ती है आपके सामने। जो इससे क्या होता है आपके सामने जो मध्यम दर्जे के जिनके पास ठीक ठाक जमीन थी, और जो बड़े किसान थे उनके पास क्या है कि भाई उनके पास जो तकनीक है वो सबसे पहले पहुंचती है, पैसा भी होता है, तो उन लोगों को इस चीज से सबसे ज्यादा फायदा देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से संबंधित सहायक उद्योग, मतलब कृषि से संबंधित सहायक उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी का उद्योग हो गया, आपके सामने रेशम का उद्योग हो गया, तो ये सब जूट उद्योग हो गया, ये कुछ उद्योग थे जो कृषि पर निर्भर करते थे। उन जो कृषि संबंधित जो उद्योग है उसमें भी वृद्धि देखने को मिली, और सेवाओं में रोजगार के अवसर बढ़े, और जो सेवाएं होती थी सर्विसेज सेक्टर होता था उसमें सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। खाद्य सुरक्षा, अकाल और भुखमरी का खतरा कम हुआ, तो भारत को बाहर से खाद्यान्न कम से कम जो भारतीय जो कम से कम अपने निर्यात करने पड़े, जिससे क्या हम खुद आत्मनिर्भर हो गए। इससे तक हम पूर्ण रूप से जो हमारी कृषि है वो किस पे निर्भर करती थी, आपके सामने मानसून पर निर्भर करती थी, है ना। तो अब मानसून से ज्यादा सिंचाई की जो नहरों का निर्माण किया गया, है ना, और जो भूजल है उसके माध्यम से सिंचाई की प्रणालियां बनाई गई, तो हम मानसून पे कम निर्भर रहे, और अकाल और भूखमरी का खतरा इससे टलने लग गया। और अब क्या, राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा है उस जैसी योजनाओं के निर्माण बनाने में हम सफल रहे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जो सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना चलाता है। इसके सिर्फ सकारात्मक कोई भी योजना होती है उसके सिर्फ सकारात्मक प्रभाव भी नहीं होते हैं, उसके नकारात्मक कुछ प्रभाव भी होते हैं। तो अब अपन देखेंगे नकारात्मक प्रभावों को। पहला है क्षेत्रीय असमानताएं, यह पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रही। जो शुरुआती आपके सामने जो हरित क्रांति है ये लगभग आपके सामने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ज्यादा सीमित रही। क्यों? ये ऐसी भूमि थी जहां पर आपके सामने सबसे ज्यादा संभावनाएं थी, जहां पर कृषि है उसको बढ़ावा मिल सके, अच्छी उपजाऊ जमीन थी, इसलिए इसको शुरुआती दौर में आपके सामने पंजाब, हरियाणा और उत्तर जो पश्चिम के उत्तर प्रदेश है वहां तक ही सीमित रहती है। इससे क्या, क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ी, उस क्षेत्र में लोग ज्यादा अमीर हो गए, बाकी के क्षेत्र के लोगों में इतनी अमीरी नहीं देखने को मिली, इतना फायदा उनको देखने को मिला। आय असमानता, बड़े किसानों को अधिक लाभ हुआ। भाई बड़े किसान है उनके पास पैसा होता है तो जल्दी से तकनीक को एक्वायर कर सकते हैं, जल्दी से तकनीक को उपलब्धता को अपने स्वीकार कर सकते हैं, जबकि छोटे व सीमांत किसानों को कम हुआ। छोटे व सीमांत किसानों के पास उतना पैसा नहीं होता था, तो वो तकनीक को इतने जल्दी से नहीं अपना पाए, तो धीरे धीरे समय लगा और उनको कम फायदा हुआ। पर्यावरणीय क्षरण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा का स्वास्थ्य, जल संसाधन और जैव विविधता भी प्रभावित हुई। भाई भारतीय लोगों को रासायनिक उर्वरकों को उपयोग के लिए तो लोगों को क्या किया गया, जागरूक किया गया, लेकिन हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में काफी कृषक ऐसे हैं जिनको उन किस मात्रा में उपयोग लेना उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी। काफी लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने आवश्यकता से ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग किया ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके। इससे क्या हुआ, आपके सामने जो मिट्टी है उसकी जो उर्वरकता का स्तर है वो भी गिरा, और हमने जो भूजल स्तर है भारत का वो भी इसके वजह से कम होता हुआ दिखाई दिया। साथ के साथ काफी बड़े स्तर पे आपके सामने इसके लागू होने से काफी जो वनों की जमीन है उसके वनों को कटाई करके भी क्या किया गया, कृषि की गई, इससे जो जैव विविधता है वो भी प्रभावित हुई। अगले वाला पॉइंट है जल स्तर में गिरावट।
नलकूपों से अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल स्तर में गिरावट आई। तो क्या है, भारत में बहुत ज्यादा हम किस पर निर्भर करते हैं, जो आपके सामने जलकूप नलकूप होते हैं, जो भूमि से जल निकलता है, इस पर हम बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। इससे क्या होता है, आपके इससे बहुत ज्यादा सिंचाई करने से क्या होता है, भूजल स्तर उसमें भी गिरावट होती है। हरित क्रांति ने भारत के खाद्यान्नों को आत्मनिर्भर बनाया। मतलब जो हरित क्रांति है उसने क्या किया, भारत की जो खाद्यान्न की समस्या थी उसको पूर्ण रूप से दूर करने का कार्य किया, और हमें भारत जैसे देश को, जिसकी इतनी बड़ी जनसंख्या है, और अगर वो खाने पर भी जो खाद्यान्न है उस पर भी अगर दूसरी दुनिया पर निर्भर रहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता। तो भारत में जो खाद्यान्न की जो समस्या है उसको हरित क्रांति ने दूर करने का काम किया। लेकिन इसके साथ ही पर्यावरण व सामाजिक आर्थिक चुनौतियां भी है। तो इसके साथ क्या देखने को मिला, पर्यावरणीय आर्थिक व सामाजिक व आर्थिक चुनौतियां भी भारत में देखने को मिलती है, जिसके समाधान के लिए सतत कृषि पद्धति को अपनाने में आवश्यकता मिली। इससे क्या हुआ, भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी देखने को मिलता है। मतलब कृषि का वो तरीका जिससे क्या सही से आपके सामने कृषि को अगर किया जाए तो आने वाली पीढ़ियां भी सार्थक रूप से उसका उपभोग कर सकती हैं, सार्थक रूप से उसका अच्छे से यूज कर सकती हैं। अब बढ़ते हैं अपन अगले वाले प्रश्न की तरफ आपके सामने। भारत की औद्योगिक नीति 1991 की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। तो भारत की जो औद्योगिक नीति है 1991 की, उसके बारे में आपको मुख्य विशेषताओं के बारे में बताना है, उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताना है। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से पढ़ेंगे इस प्रश्न के बारे में अपन। भारत की औद्योगिक नीति 1991 में एक ऐतिहासिक नीति थी। अगर अपन भारत की जो औद्योगिक नीति की बात करें 1991 की, ये सबसे शानदार नीतियों में से एक हुई है। क्यों, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को लाइसेंस राज मुक्त किया। पहले भारत में क्या हुआ करता था, कोई भी वस्तु है, अगर आप कोई भी उद्योग प्राप्त करना चाहते हो तो आपको क्या प्राप्त करना पड़ता था, भारत सरकार से लाइसेंस है वो प्राप्त करना पड़ता था। जैसे आप समझ लो कि आपको क्या करना है, आपको अपने गांव में एक कुटीर उद्योग है, कोई समझ लो सिलाई की आपको एक सेंटर खोलना है, तो अगर उस उद्योग को आप व्यापक स्तर पे करना चाहते हो, या फिर आपको कोई सूती वस्त्र का उद्योग खोलना है, तो आपको क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। तो इस जो समस्या को दूर करने का इस औद्योगिक नीति 1991 ने कार्य किया। साथ के साथ भारत को उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण, जो उदारीकरण मतलब हर व्यक्ति है वो आपके सामने उद्योग कर सकता है, उसके लिए भारतीय लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त करने का कार्य किया। निजीकरण मतलब क्या होता है आपके सामने, भारत में पहले अधिकतर जो उद्योग हुआ करते थे वो सरकार के हाथों में हुआ करते थे, सरकार है उनको अपने नियंत्रण में करती थी। लेकिन उसकी इस नीति के तहत आपको निजीकरण को बढ़ावा दिया, मतलब प्राइवेट जो लोग हैं जो वो भी क्या कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं। साथ के साथ वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है कि भारत जैसे देश में जो बाहर के लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग, वो भी भारत में आकर अपने उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं। बाहर के लोग भी क्या कर सकते हैं, भारत में उद्योगों में अपना पैसा लगा सकते हैं। तो इसमें आपके सामने जो इसकी एलपीजी की फॉर्म होती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को इस चीज से बढ़ावा दिया गया। हिंदी में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को इस चीज में बढ़ावा दिया गया। के युग में प्रवेश कराया, जिससे मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार थी। तो ये आपके सामने जो दौर था जिसमें लाइसेंस राज था, भारत की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट होने की कगार पे थी, उस वक्त ये ऐतिहासिक फैसला आता है 1991 की जो औद्योगिक नीति आती है, इसने भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसकी पूरी दशा व दिशा को बदल के रख दिया। अगले वाला पॉइंट है औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन करना। अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया। भारत में क्या क्या किया गया, ऐसे उद्योग जिससे जनता को ज्यादा नुकसान नहीं हो सके, जिसको सरकार को लगे कि भाई ऐसे उद्योग है जिनको कोई भी व्यक्ति आराम से कर सकता है, इससे क्या होगा, निजीकरण से फायदा होगा। तो इस प्रकार के उद्योगों के लिए क्या कर दिया कि भाई लाइसेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी अपना व्यक्ति उद्योग कर सकता है, जिससे उद्योगों की स्थापना हुई और विस्तार आसान हो गया। तो इससे क्या हुआ, भारत जैसे देशों में जो उद्योग है उस समय इतने ज्यादा नहीं थे, उसका उद्योगों की स्थापना देखने को मिली और धीरे धीरे उनका विस्तार है वो क्या हो गया, और आसान होने लगा। केवल कुछ रणनीतिक और पर्यावरण संवेदनशील उद्योग, मतलब ऐसे उद्योग जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे क्या लोगों को नुकसान हो सकता है, या रणनीतिक रूप से, कुछ राजनीतिक रूप से, कुछ देश की व्यवस्था के लिए आपको कुछ उद्योगों को सरकार को अपने हाथों में रखना आवश्यक होता है, उस प्रकार के जो उद्योग होते हैं उसमें ही लाइसेंस को मान्यता दी गई, बाकी के सारे उद्योगों में लाइसेंस मुक्त कर दिया गया।
जैसे शराब, सिगरेट, रक्षा उपकरण के लिए लाइसेंसिंग जारी रहेगी। मतलब शराब बनाना है तो शराब क्या भाई जनता को सेहत के लिए सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, खतरनाक चीज है, तो इसके लिए सिगरेट हो गया, है ना, तंबाकू से संबंधित जो भी प्रोडक्ट थे, रक्षा उपकरण हो गए, इन सब जैसी चीजों के लिए क्या क्या आपके सामने लाइसेंसिंग को जारी रखा। अगले वाला सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई। मतलब ऐसे उद्योग जिसमें सरकार है वो अपना क्या रखेगी, अपना 8 और उससे कम कर दी, जिसे सार्वजनिक क्षेत्रों में असक्षम जो उद्योग है उसको पुनर्गठित होने या विनिवेशित करने की अनुमति मिल गई। मतलब ऐसे उद्योग जिन पे सरकार पूर्ण नियंत्रण करती थी वो 8 प्रकार के रखे और बाद में उनको भी कम कर दिया गया, जिससे क्या जो सार्वजनिक क्षेत्र के लोग है भाई, कोई भी व्यक्ति है वो उद्योगों में अपना पैसा लगा सकता है, इस चीज की छूट मिली लोगों को। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कोई भी देश है उसमें अगर बाहर के व्यक्ति अगर अपना पैसा लगाता है तो इससे क्या फायदा होता है, बाहर का पैसा कोई भी देश में लगता है तो इससे क्या होता है, इससे एक तो बाहर, जैसे आपकी कोई कंपनी है उस पर कोई विदेश का व्यक्ति है, अमेरिका के व्यक्ति ने पैसा लगा दिया, तो इससे क्या एक तो आपका जो उद्योग बढ़ा, समझ में आ गया, आपके अपने लोगों का पैसा नहीं लगा, किसी बाहर के व्यक्ति का पैसा भारत में आया। दूसरी बात क्या, आपका उद्योग बढ़ा, उससे भारतीय लोगों को रोजगार मिला, तो इसको फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये कोई भी देश के लिए विदेशी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत जरूरी रहता है, उसको बढ़ावा मिला इस चीज से। के लिए स्वीकृति प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। तो पहले ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा कठिन हुआ करती थी, हर कोई व्यक्ति भारतीय जो कंपनियां उसमें पैसा नहीं लगा सकता था, अब उसको सरल कर दिया गया। और अधिकांश क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग ऑटोमेटिक रूट से 51% तक एफडीआई की अनुमति देती, जिसमें क्या कर दिया गया कि 51% तक कोई भी उद्योग में, भारतीय उद्योग में बाहर का व्यक्ति क्या कर सकता है, आपके सामने उद्योग लगा सकता है। एमआरटीपी अधिनियम का निरसन, एकाधिकार व अवरोधक व्यवहार एमआरटीपी अधिनियम जो बड़े व्यवसायों के विकास को नियंत्रित करता था, उसको क्या कर दिया, आपके सामने समाप्त कर दिया। मतलब ये इस प्रकार का अधिनियम हुआ करता था जहां पर कोई भी कंपनी है वो कोई भी प्रोडक्ट पे एकाधिकार नहीं कर सकती, उस पर सरकार थोड़ा बहुत नियंत्रण रखती थी। जो कोई भी कंपनी है वो कोई भी वस्तु को बेचने के लिए कितने पैसे लगाएगी, जैसे जियो है, अब जियो चाहे तो अपने रिचार्ज के पैसे घटाए या कम करे या ज्यादा करे, उस पर निर्भर करता है। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, इस नियम के तहत अगर कोई एक ही कंपनी कोई उद्योग को चलाती है, उस पर नियंत्रण करती है, तो क्या हुआ करता था, सरकार उसको नियंत्रित करती थी। तो ये जो आपके सामने जो नियम था एमआरटीपी को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, जिससे क्या हुआ करता था, प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी। साथ के साथ जो एकल कंपनियां हैं, किसी उद्योग में सिर्फ एक कंपनी है, जैसे पहले सिर्फ दूरदर्शन टीवी हुआ करता था, टीवी क्षेत्र में आपके सामने दूरदर्शन एकमात्र चैनल हुआ करता था। उसके बाद में क्या हुआ, इस एकाधिकार उसी का था, लेकिन बाद में क्या धीरे धीरे और टीवी चैनल भी देखने को मिले इस नियम के बाद में, समझ में आ गया। तो उनका एकाधिकार ही नहीं रहेगा सिर्फ टीवी के क्षेत्र में या चैनल के क्षेत्र में, अब और भी चैनल देखने को मिले। आयात उदारीकरण, आयात शुल्क को कम किया गया। मतलब कोई भी बाहर से अगर कोई चीज लेते हो तो उसको क्या कम कर लिया गया, और आयात का जो प्रतिबंध है उसको हटाया गया, और जो प्रतिबंध लगाए गए थे कुछ चीजों पे आयात पे उसको भी हटाया गया, जिससे क्या हुआ, आपके सामने भारतीय उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खुल गए, और जिससे क्या हुआ, आपके सामने जो पूरी दुनिया में आपके सामने प्रतिस्पर्धा खुल गई। मतलब बाहर अगर आप कोई भी चीज भेज रहे हो उसके लिए भी शुल्क को कम किया गया, और प्रतिबंध है उनको भी हटाया गया। कुछ चीजें भारत में पहले से बैन थी कि भाई आप इन सब चीजों को सिर्फ भारत में बेच सकते हो, बाहर नहीं बेच सकते हो, उनको भी हटा दिया गया। इस नीति ने भारत की जो उद्योग है उसको अधिक गतिशीलता दी। तो इस प्रकार के जो नियम है इन्होंने क्या किया, भारत के जो उद्योग है उनको और ज्यादा गतिशीलता प्रदान करने का कार्य किया। प्रतिस्पर्धा और वैश्विक स्तर पर एकीकृत बनाने में भूमिका दी। साथ के साथ पूरी दुनिया में भारत की जो छवि है उसको सुधारने में और भारत के उद्योगों को आगे बढ़ाने में इस नियम ने बहुत ज्यादा मदद की। अगले वाला प्रश्न आपके सामने, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्यों और उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो भारत जैसे देश में जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनके क्या प्रमुख उद्देश्य हैं और उनकी क्या प्रमुख उपलब्धियां, उसके बारे में विस्तृत रूप से बताना है। भारत में 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई। आपके सामने जो रशिया है, जो रूस देश है, वहां पर पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, उससे प्रभावित होकर भारत ने क्या क्या, जो सोवियत संघ है उससे आपने प्रभावित होकर भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। पंचवर्षीय योजना ऐसे समझ लो कि आपने क्या क्या, आप अपने 5 साल का गोल बनाया कि मैं ना 5 साल में जीवन में ये करने वाला हूं, और आपने उसके लिए प्रयास की।
तो यही चीज अगर कोई देश पे लागू कर दी जाए तो उसी को पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है, जिसके माध्यम से आर्थिक नियोजन मतलब हम अपने पैसे को किस विस्तार से उपयोग करने वाले हैं भारतीय पैसे को, उसके बारे में आपके सामने योजनाएं बनाई गई, जिसका उद्देश्य स्थिर व संतुलित व समावेशी विकास को प्राप्त करना था। मतलब इस प्रकार का विकास किया जाए जो जल्दी भी हो, संतुलित भी हो। ऐसे नहीं कि अमीर ही विकसित होते जा रहे हैं या कोई एक वर्ग आपके सामने सिर्फ विकसित होता जा रहा है और दूसरे वर्ग पिछड़ते जा रहे हैं। समावेशी विकास मतलब हर व्यक्ति का उस विकास में भागीदारी होनी चाहिए, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बहुसंख्यक हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति का उस जो विकास है उसमें उसका योगदान होना चाहिए। योजना आयोग, अब नीति आयोग इस योजनाओं का निर्माण करता था और आपको 1951 में आपके सामने योजना आयोग देखने को मिला, जिसका अध्यक्ष आपके जो जिसकी जो योजना आयोग है उसका जो इन सब योजनाओं का निर्माण करता था। प्रमुख उद्देश्यों की बात करें आपके सामने, पहला आपके सामने आर्थिक विकास व गरीबी उन्मूलन। पहला इसका उद्देश्य क्या हुआ करता, पंचवर्षीय योजनाओं को प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना। जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए तब भारतीय लोगों की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। हमारे स्वच्छता में, शिक्षा में, गरीबी में हम बहुत ज्यादा पिछड़ चुके थे। मतलब प्रति व्यक्ति आय है वो हमारी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। तो पहला लक्ष्य हमारे देश का ये था कि हर व्यक्ति उसकी आय को बढ़ाना, लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाना और गरीबी है उसको कम करना हमारा सबसे पहला और मुख्य लक्ष्य था। अगले वाला पॉइंट है आत्मनिर्भर बनाना। खाद्यान्न व औद्योगिक उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, पहला लक्ष्य। दूसरा लक्ष्य क्या था, हम कृषि प्रधान थे। हमारी 66% से ज्यादा जनसंख्या वो किस पर निर्भर करती थी, कृषि पर निर्भर करती थी। लेकिन फिर भी हम क्या थे, दूसरी दुनिया से अपने खाद्यान्न उसको खरीदते थे। तो हमने यही लक्ष्य बनाया कि हम अब खाद्यान्नों पर तो कम से कम क्या नहीं रहेंगे, पूरी दुनिया पर निर्भर नहीं रहेंगे और हम अपने खुद के औद्योगिक उत्पादन करेंगे, उद्योगों का निर्माण करेंगे, जिससे क्या होगा आपके सामने, हम पूरी दुनिया से हमें कोई चीजों का खरीदना ना पड़े। अगले वाला पॉइंट है पूर्ण रोजगार, रोजगार के अवसर सृजित करना। भाई कोई भी देश में गरीबी हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको सबसे पहला एक सटीक और आपके सामने सतत विकास करने का सबसे सही तरीका होता है कि रोजगार उत्पन्न किए जाए, लोगों को शिक्षा दी जाए, लोगों को रोजगार देने के लिए स्किल दी जाए, जिससे क्या हो आपके सामने लोग हैं आपके उनको रोजगार मिले और रोजगार मिलेगा तो गरीबी हटेगी और देश का भी विकास होता है उस चीज से। अगले वाला पॉइंट है आय और संपत्ति में जो असमानता को कम करना, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। मतलब भारत जैसे देश में जहां पर कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा देखने को मिलता था और बहुत बड़ी जनसंख्या है वो गरीबी स्तर से नीचे थी, तो इस जो खाई थी इसको कम करके क्या करना था, इसको लगभग हर लोगों तक विकास की परियोजनाओं को पहुंचाना हमारा प्रमुख लक्ष्य था, जिससे क्या हो सामाजिक न्याय हो सके। सामाजिक न्याय क्या होता है, हर वर्ग के लोगों तक जो विकास योजनाएं पहुंच सके, जिससे सभी लोगों को विकास हो सके, सामाजिक रूप से उन लोगों को न्याय मिल सके, उसको सामाजिक न्याय से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी और उत्पादन के तरीकों में सुधार लाना। भारत जैसे देश में सबसे बड़ी कमी किस चीज की थी, तकनीक की कमी थी। हमारे पास खनिज भी थे, हमारे पास कच्चा माल भी था, हमारे पास लेबर भी था, मतलब लोग काम करने के लिए भी थे, लेकिन हमारे पास किस चीज की कमी थी, तकनीक की कमी थी। भारत इतना बड़ा देश है तो हमारे पास खरीदारों की भी कमी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी कमी किस चीज की थी, तकनीक की कमी थी। तो हमें किस चीज पे काम किया, भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं पे तकनीक पर काम किया ताकि तकनीक में सुधार लाया जा सके और जल्दी से जल्दी रोजगारों का निर्माण किया जाए। अगले वाला पॉइंट है क्षेत्रीय संतुलन, विभिन्न क्षेत्रों के बीच में खाई का जो विकास की खाई उसको पाटना। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गरीबी देखने को मिलती थी, शहरी क्षेत्र थोड़े अच्छे थे। कुछ राज्य भी अभी भी भारत के सामने कुछ ऐसे राज्य हैं, बिहार हो गया, यूपी हो गया आपके सामने, वो राज्य वो है जिनको पिछड़े राज्य के नाम से जाना जाता है। खास करके भारत के जो नॉर्थ के, उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उनको पिछड़ा राज्य के नाम से जाना जाता है। इसमें राजस्थान भी आता है, मध्य प्रदेश जैसे राज्य भी आते हैं। इन सब राज्यों की जो विकास है उसको पटरी पर लाना और उनके जो खाई है उसको कम करना। क्या आप देखेंगे अपन क्या क्या प्रमुख उपलब्धियां रही पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से। पहला है कृषि का विकास करना। हमने पंचवर्षीय योजनाओं की सफलताओं का एक सबसे बड़ा जो स्तंभ अगर बोल सकते हैं तो वह हरित क्रांति की सफलता। हरित क्रांति के माध्यम से हमने क्या किया, खाद्यान्न का जो उत्पादन है उसमें आत्मनिर्भरता बढ़ी हमारी। तो हमने क्या किया, जो कृषि है उसके विकास पर हमने जोर दिया, है ना। हरित क्रांति के माध्यम से क्या, खाद्यान्नों के उत्पादन पे हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो पूर्ण रूप से बढ़ी। उद्योगों के आधार का निर्माण करना,
हमने क्या किया, धीरे धीरे हमारे जो उद्योग हैं उसको उनका निर्माण करना शुरू किया, जिसमें आधारभूत और भारी उद्योगों की स्थापना, जिससे कि भारत में जो आधारभूत उद्योग हैं और जो आपके सामने भारी उद्योग हैं उनकी स्थापना होनी शुरू हुई। बुनियादी ढांचा, रेल, सड़क, रेल, बिजली, सिंचाई जैसी आधारभूत जितनी भी जो संरचना है उसका भी विकास होने लगा। तो भारत में जो सड़क हो गया, रेल हो गया, बिजली और सिंचाई जैसी जो परियोजनाएं हैं उस पर जोर दिया गया, ताकि क्या हो, परिवहन अच्छा हो, है ना। और जो बिजली है, सिंचाई है जैसी परियोजनाएं अगर अच्छे से सही से लागू होती हैं तो इससे क्या होता है, आपके सामने कृषि है उसमें बढ़ावा देखने को मिला, और जो आपके सामने जो जनता है उसकी आम समस्या थी रोजगार की, उसको दूर करने का कार्य किया। अगले वाला पॉइंट है शिक्षा और स्वास्थ्य। साक्षरता दर में वृद्धि की गई। सिर्फ उद्योगों पर, सिर्फ कृषि पर ही ध्यान नहीं दिया गया, शिक्षा को भी बढ़ावा देने का कार्य किया गया। क्यों? अगर शिक्षा कोई भी देश में होती है तो देश अगर शिक्षित होता है, और स्वास्थ्य अगर कोई भी देश का अच्छा होता है, देश का, व्यक्ति का, भाई अगर आप पढ़े लिखे हो, स्वास्थ्य आपका अच्छा है, तो आप क्या करोगे, जीवन में अच्छा रोजगार प्राप्त करोगे, और रोजगार प्राप्त करोगे तो आप जीवन में आगे भी बढ़ोगे। तो यही अगर आप पर लागू होती है तो ये चीज देश पर भी लागू होती है। तो भारत में साक्षरता दर को बढ़ाना और स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार किया गया, सरकारी स्कूलों को खोलना, नई शिक्षा नीति को लागू करना, स्वास्थ्य नीतियां उसको सही से लागू करने का भी पंचवर्षीय योजनाओं पर जोर दिया गया। पूंजी निर्माण, सकल घरेलू बचत व निवेश दर है उसमें वृद्धि किया गया, मतलब जो जीडीपी होती है उसमें बचत करना और निवेश दर है उसमें वृद्धि करने पर ध्यान दिया गया। सीमाओं की बात करें, भाई कोई भी चीज है वो सफल होती है तो उसमें कुछ अच्छाई होती है तो कुछ कमियां भी होती हैं। अब अपन कमियों की तरफ भी बढ़ लेंगे। योजनाओं के बावजूद गरीबी, बेरोजगार व आय असमानताएं बढ़ती रही। भारत में अनेक प्रकार की योजनाएं लागू की गई, लेकिन उसके बाद में भी गरीबी, बेरोजगारी और आय की जो असमानता है वो पहले नहीं अभी तक भी देखने को मिलती है। भारत में सिर्फ 5% लोगों के पास बाकी की जो जनसंख्या है, मतलब 10% लोगों के पास बाकी की जो 90% जनसंख्या है उसका पैसा आज भी देखने को मिलता है। तो आज भी भारत में, और बेरोजगारी जैसी समस्या तो आप सबको पता है आज के समय कितनी बड़ी विकट परिस्थिति है, तो उस समय भी थी और आज के समय भी ये बनी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्रों की अक्षमता और नौकरशाही की बाधाओं विकास में बाधक रही। तो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी जो कार्य प्रणाली, वो आपको पता है कितना ढेलम ढालम चलती है, एकदम धीरे धीरे कार्य करती है, और साथ के साथ नौकरशाही, भारत में जो सरकारी व्यवस्थाएं वो उस पर बहुत ज्यादा निर्भरता रहती है। तो इस कारण क्या होती है, आपके सामने जो विकास परियोजनाएं है वो सही से जिस धरातल पे लगनी चाहिए उस धरातल तक अच्छे से नहीं पहुंच पाती हैं। संतुलित क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हुआ। तो जो विकास के लिए हमने जो लक्ष्य रखे थे, जो हमें लक्ष्य रखने चाहिए थे, वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुए। जो हमारे टारगेट थे वो हमें प्राप्त करने चाहिए थे, वो हम पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाए। अनेक प्रकार की बाधाएं भी आई, जिसमें हमने भारत ने 2 से 3 युद्ध भी झेले इस टाइम में। पंचवर्षीय योजनाओं ने भारत के विकासशील राष्ट्र के रूप में आकार देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज भारत का जो आप विकासशील भारत देखते हो, इसमें बहुत बड़ा योगदान आपका पंचवर्षीय योजनाओं का भी है, जिसमें भले ही सभी लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाए, लेकिन बहुत अधिक तक हमने लक्ष्यों को प्राप्ति करने का भी कार्य किया। तो ये था आपके सामने इंडियन इकोनॉमी का पूरा पेपर। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से देखा होगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। धन्यवाद।